नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जो साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सत्र को प्रारंभ किया गया है, उसके नवीन सत्र को आप आज 14 सितंबर 2022 को रात 8 बजे लाइव देख सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे सर्व संरेखण की अवधारणा, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022, सामाजिक ऑडिट, भारत में पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र तथा भारत में प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं सर्व संरेखण यानी ऑल अलाइनमेंट की अवधारणा पर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री 15 और 16 सितंबर को समरकंद में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अपनी यात्रा पर जाने वाले हैं। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में जाकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा निश्चित ही कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को दिया जा रहा है, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब दुनिया कोरोना महामारी से उपजी मंदी के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और पाकिस्तान की बाढ़ जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। हालांकि इसके बावजूद जिस प्रकार से फेस टू फेस यानी व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वह इसकी बढ़ती हुई महत्ता को ही दर्शाता है। भारत के लिए इसकी महत्ता एक महत्वपूर्ण संकल्पना सर्व संरेखण की अवधारणा के रूप में देखी जा सकती है। सामान्य रूप से यदि हम इसको समझें तो सर्व संरेखण एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत किसी भी देश के द्वारा दुनिया की महत्वपूर्ण शक्तियों से आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधों की स्थापना की जाती है। संरेखण सामान्यता दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संबंधों के रूप को दर्शाता है, जिसमें सुरक्षा मुद्दों के साथ कुछ हद तक नीति समन्वय की पारस्परिक अपेक्षाओं को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार सर्व संरेखण में कोई देश मुख्य रूप से दुनिया में विद्यमान सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों की स्थापना पर बल देता है। भारत के संदर्भ में भी यह बात कही जा सकती है कि किस प्रकार से भारत अब अपनी विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है और वह एक साथ कई प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के साथ संबंधों की स्थापना कर रहा है। जैसे कि भारत जहां एक ओर शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स की बैठकों में लगातार भाग ले रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड और भारत इजराइल अमेरिका और यूएई से बनी I2U2 पहल में भी लगातार विद्यमान है। हाल ही में भारत चीन के साथ रूसी नेतृत्व वाले वोस्तोक सेना अभ्यास में भी शामिल हुआ। साथ ही आगे चलकर भारत शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद निरोधक कार्यों में भी शामिल होने जा रहा है। इसी के समकक्ष भारत के द्वारा अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लेने की योजना है। इस प्रकार से भारत एकमात्र ऐसे देश के रूप में दिखाई दे रहा है जो वास्तव में सभी प्रकार के देशों के साथ समान रूप से संबंधों को स्थापित करता है। इस प्रकार का यह जो जुड़ाव है वह वास्तव में हितों को महत्व देने की भारतीय विदेश नीति का ही परिचायक है। अनेक विद्वानों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत अपनी पारंपरिक गुट निरपेक्षता की नीति से आगे बढ़कर अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखा गया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में सभी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया, जबकि इसकी तुलना में उनके द्वारा शंघाई सहयोग संगठन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया गया है।
अगले साल भारत शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा और इसमें यह उम्मीद की जा रही है कि भारत चीन और पाकिस्तान दोनों के ही साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए कार्य करेगा, जिसके लिए शंघाई सहयोग संगठन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर सकता है। हमें इस बात को भी समझना होगा कि वर्तमान में भारत रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के साथ अपने संबंधों को लगातार बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न है। पश्चिम के द्वारा भारत पर लगातार इस बात का दबाव बनाया गया है कि भारत रूस के साथ अपने तेल के व्यापार को कम करे। इसके बावजूद भारत ने न केवल रूसी तेल आयात में कटौती करने के पश्चिमी दबाव को खारिज कर दिया है, अपितु इसके विपरीत ही कार्य किया गया है, जिसके तहत रूसी तेल का आयात बढ़ता ही देखा जा सकता है। रूस के साथ ही भारत ने ईरान के साथ भी अपने ऊर्जा संबंधों को बेहतर करने के लिए कार्य शुरू किया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पश्चिम के द्वारा परमाणु मुद्दे पर ईरान को लगातार बहिष्कृत करने का प्रयास किया गया है और उस पर लगातार प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि भारत के ईरान में अपने खुद के व्यापक हित हैं, जिसके तहत भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया, अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है और चीन के द्वारा पाकिस्तान में स्थापित किए गए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक विकल्प स्थापित करना चाहता है। इस रूप में भारत के लिए ईरान की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके लिए भारत लगातार उसके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। इसमें कनेक्टिविटी के अलावा भारत ईरान के साथ कच्चे तेल के आयात को भी जल्द से जल्द बहाल करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो 2019 के बाद से ही लगभग शून्य के स्तर पर है। भारत अपने हितों के संबंध में अमेरिका के इस दबाव में भी नहीं आया है कि भारत को रूस के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद करने पर भारत को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत के कठोर रुख के चलते ही अमेरिका को भी झुकना पड़ा है और प्रतिबंधों से भारत को छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी प्रमुख शक्ति के दबाव में आने वाला नहीं है, अपितु वह दुनिया भर की विभिन्न शक्तियों के साथ अपने अद्वितीय प्रकार के मल्टी अलाइनमेंट या ऑल अलाइनमेंट के लिए कार्य कर रहा है और इसके लिए भी भारत ने बिना किसी गुट का समर्थन किए हुए ही या बिना किसी गुट के पक्ष में झुके हुए ही स्वतंत्रता के आधार पर अपनी विदेश नीति का संचालन किया है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दी गई एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 पर। हाल ही में सरकार ने भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 का मसौदा तैयार किया है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 का मसौदा मौजूदा भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 को निरस्त करने और बदलने का प्रयास करता है, जो कि 110 साल से भी अधिक पुराना हो गया है। अतः यह अनिवार्य हो गया है कि अधिनियम को वर्तमान ढांचे को प्रतिबिंबित करने के लिए नया रूप दिया जाए। यदि हम विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को समझने का प्रयास करें तो यह विधेयक उन समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों, जिसमें भारत एक पक्षकार है, के तहत देश के दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बंदरगाहों पर प्रदूषण की रोकथाम आदि के लिए बंदरगाहों से संबंधित कानूनों में संशोधन करना चाहता है। यह भारत में गैर प्रमुख बंदरगाहों के प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों को सशक्त बनाने तथा स्थापित करने का भी प्रयास करता है। इसका उद्देश्य बंदरगाह से संबंधित विवादों के निवारण के लिए न्यायिक तंत्र प्रदान करना और बंदरगाह क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना है। यह विधेयक भारत के समुद्र तट का आवश्यकता के अनुसार इष्टतम प्रयोग भी सुनिश्चित करेगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक की महत्ता को जानने के लिए हमें भारत के लिए बंदरगाहों के महत्व को भी समझना महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा विद्यमान है। भारत का मात्रा के अनुसार से लगभग 95% व्यापार
और मूल्य के अनुसार से लगभग 65% व्यापार बंदरगाहों के द्वारा समुद्री परिवहन के माध्यम से ही किया जाता है। अतः इसे और बढ़ावा देने के लिए हमें भारतीय बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र को और बेहतर करने की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। भारत सरकार के द्वारा भी भारत में भारतीय बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, जैसे कि बंदरगाह निर्माण आदि के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को अनुमति प्रदान की गई है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं वह भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत प्रशासित होते हैं। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर प्रमुख बंदरगाह यानी छोटे बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाहों में कांदला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम बंदरगाह आदि को शामिल किया जा सकता है। आशा ये की जा रही है कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 भारत में बंदरगाह के क्षेत्र के विकास को और आगे ले जा सकने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे सामाजिक ऑडिट पर। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक ऑडिट करने में विफल रहने पर कार्यवाही की जाएगी, जिसमें धन को रोकना भी शामिल है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार यह केंद्र ही है जो इन सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों की प्रशासनिक लागत को वहन करता है और निधियों के जारी होने में अत्यधिक देरी ने इनमें से कई इकाइयों को लगभग पंगु बना दिया है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम इस सामाजिक ऑडिट को जानने का प्रयास करें तो जब हम बात करते हैं सामाजिक ऑडिट, जिसे अंग्रेजी में सोशल ऑडिट या हिंदी में सामाजिक लेखा परीक्षा या सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है, तो मुख्य रूप से सामाजिक लेखा परीक्षा सरकार और लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से एक योजना की लेखा परीक्षा है, विशेष रूप से उन लोगों के द्वारा जो योजना के लाभार्थियों में से एक हैं। यह योजना के लाभार्थियों के लिए बनाया गया एक ऐसा उपकरण है जो योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। एक सामाजिक ऑडिट किसी योजना की दृष्टि, लक्ष्य और वास्तविकता के बीच तथा दक्षता और प्रभावशीलता के बीच के अंतर को कम करने में मदद करता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा ऐसा पहला अधिनियम था जिसमें ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसके तहत अधिकांश राज्यों ने एक स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई की स्थापना की है और कुछ ने प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कार्यक्रमों में भी सामाजिक लेखा परीक्षा की सुविधा को शुरू किया है। हालांकि नागरिक समूहों को सामाजिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने के लिए अभियान को चलाने तथा कार्यकारी व कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने में वास्तविक प्रगति करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखा जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे भारत में पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्ट में भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पेटेंट प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में भारत में दायर पेटेंट आवेदनों की कुल संख्या में भारतीय निवासियों की बढ़ती हिस्सेदारी पर प्रकाश डाला गया है, जो पिछले दशक के दौरान दुगने से भी अधिक देखा जा सकता है। साथ ही पहली बार वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही के दौरान निवासियों के द्वारा पेटेंट आवेदनों की संख्या विदेशी आवेदनों की संख्या को पार कर गई है।
हालांकि रिपोर्ट में व्यक्त की गई एक महत्वपूर्ण चिंता भारत में पेटेंट आवेदनों को संसाधित करने की लंबी लंबितता है। इसे कम करने के लिए कई उपायों की भी सिफारिश की गई है। यह तर्क दिया गया है कि पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण की दक्षता बढ़ाने से निश्चित रूप से देश में पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा। साथ ही हमें पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र की अधिक बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए उचित उपायों को अपनाया जा सके। अगर हम इस पृष्ठभूमि में भारतीय पेटेंट व्यवस्था की बात करें, तो पेटेंट किसी आविष्कार के लिए दिए गए अधिकारों का एक विशेष सेट है, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया हो सकती है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है, या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करती है। भारत में पेटेंट 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम के द्वारा शासित होते हैं। इस अधिनियम के तहत पेटेंट दिए जाते हैं यदि आविष्कार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करे, जैसे कि यह नया होना चाहिए, इसमें आविष्कारशील कदम होना चाहिए, साथ ही यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए भी सक्षम होना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि चूंकि पेटेंट प्रणाली राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अतः पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश से भारत की नवाचार क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अतः पेटेंट आवेदनों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और एकेडमिक और उद्योग के बीच सहयोग के लिए सही हस्तक्षेप को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे भारत में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट पर। कोरोना महामारी और उसके बाद के पुनरुद्धार के बाद भारतीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमतें 16 महीने के निचले स्तर 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गई हैं। कीमतों में अप्रत्याशित कमी के चलते ही रबड़ उत्पादकों के संगठनों के द्वारा हाल ही में केरल के कोट्टायम में रबड़ बोर्ड मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया। कीमतों में मौजूदा गिरावट मुख्य रूप से कमजोर चीनी मांग, यूरोपीय संकट के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति और आयात की अधिकता के कारण देखी जा रही है, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि भारत का रबर बोर्ड अपेक्षाकृत आशावादी है, क्योंकि यह मूल्यों में उतार चढ़ाव को चक्रीय मान रहा है और अब से 7 साल के बाद रबड़ की उल्लेखनीय कमी के अनुमानों पर अपनी आशा को रखता है। इसके अलावा रबर बोर्ड कुछ समय से कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए कार्यक्रमों के एक सेट पर भी काम कर रहा है। इसमें हमें किसानों की मांगों को भी ध्यान में रखना होगा, जिन्होंने केंद्र सरकार से कुछ प्रमुख मांगों को उठाया है, जिनमें लेटेक्स उत्पादों और मिश्रित रबड़ पर आयात शुल्क को बढ़ाना शामिल है, ताकि इनकी कीमतों को प्राकृतिक रबड़ के बराबर किया जा सके। साथ ही इसमें राज्य सरकार से भी रोपण सब्सिडी आदि को बढ़ाने की मांग को किया गया है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और खपत के मामले में भारत की स्थिति को देखें, तो भारत वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यह विश्व स्तर पर रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना हुआ है। रबड़ बोर्ड की एक नवीनतम रिपोर्ट ने 2022-23 के दौरान भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और खपत को क्रमशः 8,50,000 टन और 12,90,000 टन होने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार भारत में रबड़ की खपत उत्पादन से अधिक है, जिसे आयात से पूरा करना पड़ता है। हालांकि जिस प्रकार से हाल में रबड़ की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, वह चिंता का विषय है, जिसका निवारण करने के लिए सरकारों को रबड़ उत्पादकों के साथ मिलकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, सर्व संरेखण क्या है? भारत की विदेश नीति में हाल के समय में इसे किस प्रकार से देखा जा सकता है? उदाहरण सही समझाइए। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, भारत में बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लेख करते हुए भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक।
पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप सर्व संरेखण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत की हालिया विदेश नीति को स्पष्ट करेंगे, भारत की विदेश नीति में सर्व संरेखण के उदाहरणों को बताएंगे तथा इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सुझावों आदि को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत के बंदरगाह परिक्षेत्र का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या करेंगे, बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार के योगदान को बताएंगे और इसमें भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 के प्रावधानों को भी स्पष्ट करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।